नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर वही अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के झूठे और नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। और आज सुनिए सरकार में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा। डॉक्टर कफील खान जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, वो शख्स जो 200 दिन तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद था, पिछले 200 दिनों से उसे रिलीज करने के, रिहा करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से। क्या आपने डॉक्टर कफील खान को सजा इसलिए दी क्योंकि वो एक मुसलमान है? क्या इस देश में कानून का निजाम कोई नहीं है? क्या इस देश में नैतिकता कोई नहीं है? डॉक्टर कफील खान जिस दोजख से, जिस नर्क से गुजरे हैं ना, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कार्यक्रम में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एक शख्स को सिर्फ 11 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था और वो संसद में बिलख बिलख कर रोए थे। मैं आपको यह भी बताऊंगा सबूत के साथ कि किस तरह से मुसलमान होने की सजा डॉक्टर कफील खान ने भुगती, जो हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मगर सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अदालत ने उन्हें रिहा करते हुए क्या कहा। अदालत के शब्दों में डॉक्टर कफील खान समाज के अंदर वैमनस्य, हिंसा नहीं फैला रहे, वो समाज के अंदर एकता के प्रतीक हैं। क्या कहा अदालत ने, मैं आपको बताता हूं। The speaker was certainly opposing the policies of the government, and while doing so, certain illustrations are given by him, but that nowhere reflects the eventualities demanding detention. A complete reading of the speech prima facie does not disclose any effort to promote hatred or violence. It also nowhere threatens peace and tranquility of the city of Aligarh. The address gives a call for national integrity and unity among the citizens. क्या कह रहा है अदालत का यह आदेश? कि डॉक्टर कफील खान ने जो भाषण दिया था, उसके जरिए वो राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। और हां, डॉक्टर कफील ने सरकार के खिलाफ बोला, मगर सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं है। यह चीज आप अपने दिमाग में बांध लें, बहुत अच्छा है। यह बात कोई और नहीं बल्कि अदालत कह रही है कि सरकार के खिलाफ बोलना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दें। और बात यहां नहीं रुकती। 42 पन्नों का ऑर्डर है दोस्तों, और मैंने इसे पढ़ने का प्रयास किया है जितना मैं पढ़ सका। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात आपको दिखाई देगी, आखिरी जो 3 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस पैराग्राफ पर जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर कफील खान, उनकी नजरबंदी को 1 नहीं 2 बार बढ़ाया गया, उसके दायरे को 2 बार बढ़ाया गया। और कारण क्या बताए गए कि डॉक्टर कफील खान बेशक जेल में हैं, मगर उनका संपर्क बना हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से, और उसके जरिए वो समाज में अराजकता फैला रहे हैं। तो भाई, डॉक्टर कफील खान तो जेल के अंदर थे। अदालत ने कहा कि आपके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि डॉक्टर कफील खान जेल के अंदर मोबाइल फोन्स के जरिए उन विद्यार्थियों से संपर्क में थे, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई, मोबाइल फोन्स के जरिए बेशक ना सही, मगर उनके परिवार के जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उसके जरिए वो संदेश फैला रहे हैं। अब यह जो दावा सरकार ने किया था, इस बात को लेकर भी वो किसी तरह का प्रमाण नहीं पेश कर पाए। और क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जो मामला था, वो इतना वाहियात था सरकार का, उसका एक और प्रमाण अदालत के आदेश में इस दूसरे पैराग्राफ में दिखाई देता है। देखिए, जैसे ही आप किसी की नजरबंदी को या हिरासत को बढ़ा देते हैं ना, तो आपको उसे स्पीड पोस्ट के जरिए उस शख्स को बताना होता है, उसके परिवार को बताना होता है। मगर ऐसा कोई भी स्पीड पोस्ट ना डॉक्टर कफील खान को पहुंचा, ना उनके परिवार को पहुंचा। यह अदालत के इस आदेश में बताया गया है, जो इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा
कि कुछ लोग 11 दिन जेल में बंद रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर कफील खान इस बार 200 दिन बंद थे और उससे पहले भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेवजह उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। उस मुद्दे को लेकर मैं कई बार आपके सामने बात रख चुका हूं, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से इस बार उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। मैंने आपसे यह भी कहा था कि एक शख्स 11 दिन तक जेल में था और वो संसद में आके रोने लगे थे। मुझे याद है साल 2007 की वो घटना है। उस वक्त मैं आज तक में था और मैं उस वक्त संसद भवन में था। पत्रकार जो परिषद है वहां पर, जो प्रेस गैलरी है, वहां से मैं देख रहा था गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को आंसू बहाते हुए। वो कह रहे थे कि मेरा दोष क्या है, मैं एक सांसद हूं, क्या संसद मुझे रक्षा नहीं दे सकता? और जब मैंने उन्हें रोते हुए देखा था ना दोस्तों, मेरे सिहरन पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि एक वयस्क, एक एडल्ट, एक सांसद सबके सामने इस तरह से आंसू कैसे बहा सकता है? कितनी यातना दी गई होगी उसके। उस वक्त उनकी शिकायत मुलायम सिंह यादव सरकार से थी। वो कैसे रोए थे पहले आप देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन लिटिल योगी जी we all respect you, please you feel we shall certainly look into it, I tell you। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। योगी जी, आप 11 दिन तक जेल में थे, उसको लेकर आपके आंखों में आंसू आ गए थे। यह शख्स न सिर्फ 200 दिन तक जेल में था, बल्कि उस पर जो आरोप लगाए गए थे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका के अंतर्गत। अब अदालत आपकी सरकार पर तमाचा मार रही है, यह बता रही है कि डॉक्टर कफील खान तो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने जो भाषण दिया वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम तो इस मिट्टी को अपनी मां कहते हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी मां कहते हैं। अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता तो सुन ले हुक्मरान, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। जब आप किसी पर कोई कार्रवाई करते हैं तो हमेशा एक बात सोचिए कि खुद आप अगर उस चीज से गुजरेंगे तो आप पर क्या असर पड़ेगा। मैं जानता हूं डॉक्टर कफील खान की जो एक दिक्कत कह सकते हैं या खास बात ये कह सकते हैं कि उनको लेकर जबरदस्त ध्रुवीकरण है, क्योंकि वो मुसलमान हैं, लिहाजा जब भी उनका जिक्र आता है तो मुद्दा हिंदू मुसलमान हो जाता है। मगर मैंने आपको अभी दिखाया, जब आप बगैर किसी गुनाह के, हालांकि मुलायम सिंह यादव सरकार का उस वक्त कहना था कि गोरखपुर के अंदर प्रोहिबिशन के ऑर्डर्स थे और योगी आदित्यनाथ ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, मगर अब अदालत के आदेश से साफ हो जाता है कि डॉक्टर कफील खान का कोई दोष ही नहीं था, फिर भी उन्हें 200 दिन तक जेल में रखा गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, मगर इस तरह से आपको बेवजह 200 दिन तक जेल में रखा जाए और पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ हो, पूरी सरकार आपके खिलाफ हो, सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। और सबसे दुख की बात यह है कि खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे थे। जब विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो वो तंज कस रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2 खानों के लिए उनके रिहा करने के लिए आंदोलन कर रही थी। क्या कहा उन्होंने, खुद सुनिए। यानी आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए, कि साहब इनको रिहाई करो। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? योगी जी, मैं मानता हूं कि वो खान हैं, मगर उनसे ज्यादा उनकी पहचान है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब इतनी बड़ी तादाद में मासूम मारे गए थे, ये तस्वीरें याद हैं आपको? और फिर वो तस्वीर याद है जब एक मां अपने बच्चे की लाश के साथ बिलखते हुए डॉक्टर कफील खान के सामने खड़ी थी। डॉक्टर कफील खान ने खुद कोशिश करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराए थे। कैसे कराए थे, क्या कराए थे, वो एक अलग मुद्दा था, मगर कम से कम ये शख्स कोशिश कर रहा था। जो तमाम आरोप प्रशासन ने उस वक्त लगाए थे वो सब धराशायी हो गए, उस मुद्दे को लेकर भी वो रिहा हो गए। मगर ऐसा लग रहा था ये शख्स लगातार योगी सरकार को खटक रहा था, इसलिए उन्हें लगातार टारगेट किया जाता रहा। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान, आपका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बौखला गई है एक व्यवस्था, एक सरकार, और वो वजह ढूंढती रहेगी आपको टारगेट करने के लिए। इसलिए मेरी आपसे अपील है, और न सिर्फ डॉक्टर कफील खान से, उन तमाम लोगों से जो आज की तारीख में इस सरकार से सवाल करते हैं, मेरी उनसे अपील है कि आप अपना संयम बनाए रखें, क्योंकि सरकारें इस तरह से आपको अंदर से तोड़ना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, और बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि आप अपना संयम बनाए रखें। इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ यह नहीं था कि डॉक्टर कफील खान को लेकर अदालत ने एक बहुत ही तल्ख आदेश दिया है, जो कि कहीं ना कहीं करारा तमाचा योगी सरकार के मुंह पर। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, जब सरकार आपसे नाराज हो जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है आपको बर्बाद करने। और डॉक्टर कफील खान का यह मामला, यह प्रकरण इस बात को प्रमाणित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरह के वैमनस्य, इस तरह की नफरत से बाज आएगी, क्योंकि डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर हैं। अगर कोरोना काल के वक्त वो बाहर होते तो यकीनन उनका योगदान सार्थक होता, जैसे कि आपने पहले भी देखा था। जब बिहार में एन्सेफेलाइटिस के मामले सामने उभर कर आए थे, उस वक्त वो गए थे, फील्ड में उन्होंने काम किया था। इसी तरह से कोरोना संकट में अगर वो बाहर होते तो इसी तरह का सार्थक योगदान वो दे सकते थे। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।